हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। सो गाइस, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक कौन सा होने वाला है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में अंडमान निकोबार के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मैं कंप्लीट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अंडमान निकोबार के बारे में देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अंडमान निकोबार का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हमको लाइफ में एक बार तो अंडमान निकोबार की ट्रिप जो है वो करनी चाहिए। सो गाइस, आज मैं अंडमान निकोबार के बारे में आपको कंप्लीट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, उसके साथ साथ आप वहाँ पे कौन से होटल में रुक सकते हैं और काफी कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अंडमान निकोबार कैसे पहुंचेंगे। सो गाइस, अंडमान निकोबार जाने के लिए आपको कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट की जो है वो सुविधा नहीं है। सो ये जो है एक समुद्र के बीच में बसा हुआ एक टापू है और यहाँ पे आप एरोप्लेन या फिर शिप की मदद से जा सकते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले फ्लाइट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट से, अगर आप इंडिया से अगर अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बड़े बड़े शहरों से जो है वो फ्लाइट्स मिल जाएगी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ से आपको सबसे चीप और सबसे अच्छी फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और गाइस, अगर आप अंडमान निकोबार फ्लाइट से जाएंगे तो आप उसी दिन 2 से 3 घंटे में अंडमान निकोबार जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से पहुंच जाएंगे। और इसकी जो टिकट्स है उसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। पर गाइस, अगर आप अंडमान निकोबार के लिए अगर शिप का ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन तक लग जाएगा। अगर आप इंडिया से शिप लेते हैं अंडमान निकोबार के लिए तो आपको 2 से 3 दिन जो है वो लग जाएगा और आपका खर्चा भी है वो लगभग फ्लाइट और शिप में सेम ही होगा। सो मैं आपको फ्लाइट का ऑप्शन जो है वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप फ्लाइट में इंडिया के बड़े शहरों से 2 से 3 घंटे में अंडमान निकोबार पहुंच जाएंगे। सो अगर आप शिप का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे वहां पे जाने में। और अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे इंडिया से अंडमान निकोबार जाने में। और खर्चे की बात करूं तो लगभग खर्चा दोनों भी इसमें सेम ही आपको लगेगा। तो आप फ्लाइट का ऑप्शन ही चूज करें, क्योंकि आपको वो काफी जल्द से जल्द अंडमान निकोबार इंडिया से पहुंचा देगा। और गाइस, अगर आप क्रूज के माध्यम से अगर अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं तो आपको कोलकाता से जो है वो काफी सस्ते में जो है वो क्रूज मिल जाएगा। पर आपको अगर क्रूज से जाना है तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन जो है वो लग जाएंगे। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लाइट से अंडमान निकोबार जाए, क्योंकि इंडिया से आप अंडमान निकोबार 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप शिप में आपका इंटरेस्ट है और आप क्रूज की मदद से अगर अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं तो आप कोलकाता से जो है वो क्रूज ले सकते हैं और अंडमान निकोबार 2 से 3 दिन में जा सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि अंडमान निकोबार पहुंचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप अंडमान निकोबार फ्लाइट से जाते हैं तो आपको अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जो है वो फ्लाइट ड्रॉप करेगी और वहां से आपको जो है अपने होटल की तरफ जाना पड़ेगा और वहां पे आप होटल या फिर रिजॉर्ट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की कैपिटल मानी जाती है, अगर आप वहां पे होटल लेते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वहां की कॉस्ट आपको कम से कम 2500 से लेके 3000 तक पड़ सकती है। अगर आप अंडमान की मेन सिटीज में आ जाते हैं और वहां पे अगर आप होटल लेते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपए में वहां पे होटल जो है वो मिल जाएंगे। तो आप अगर अंडमान निकोबार घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप पोर्ट ब्लेयर में भी रुक सकते हैं और वहां पे भी होटल ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अंडमान की मेन सिटीज में जाके वहां पे भी होटल ले सकते हैं। अगर आप अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में रुकते हैं तो वहां पे आपको होटल थोड़े महंगे पड़ेंगे। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा आगे जाके अगर अंडमान की कुछ मेन सिटीज में अगर होटल लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अंडमान निकोबार की मेन सिटीज की होटल की अगर कॉस्ट बोलूं तो वहां पे आपको 1000 से 1500 रुपए में जो है वो होटल मिल जाएंगे। पर गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोर्ट ब्लेयर में होटल ले। वहां पे होटल थोड़े महंगे हो सकते हैं पर आपको वहां से एयरपोर्ट काफी नजदीक पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है अंडमान निकोबार के मेन आइलैंड जो है वो भी आपको काफी पास पड़ जाएंगे। उसके साथ साथ मेन जो 2 आइलैंड है वो काफी नजदीक पड़ेंगे। अब वो 2 आइलैंड कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है नील आइलैंड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो है वो अंडमान निकोबार आने के बाद घूमने जाते हैं। और हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड से जो आपको फेरी करनी है वो भी आपको काफी
मतलब नज़दीक पड़ जाएगी। तो वहाँ पे आपको जो फेरी करनी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेगी और उसका नाम है मेरीना चट्टी। और अब बात करते हैं कि ये फेरी क्या है और ये मेरीना चट्टी क्या है। देखिए फेरी क्या है, तो वो एक जहाज है और वो आपको अंडमान से लेके हैवलॉक तक लेके जाएगा और आपको नील आइलैंड तक लेके जाएगा। फेरी वहाँ पे जहाज को बोला जाता है, क्रूज को बोला जाता है, जो कि छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा नाम लिया था मेरीना चट्टी। मेरीना चट्टी वो स्थान है जहाँ पे आपको इस फेरी की टिकट लेनी है। देखिए आपको जो फेरी की जो जहाज की टिकट लेनी है उसके जो है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है गवर्नमेंट का ऑप्शन और दूसरा है प्राइवेट का ऑप्शन। सो गाइज अगर प्राइवेट की शिप अगर आप लेते हैं तो आपका रेट जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, पर अगर आप गवर्नमेंट की शिप अगर लेते हैं तो आपका रेट जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। सो गाइज आप अगर गवर्नमेंट की फेरी अगर लेंगे तो आपको 300 से 400 रुपए में जो है वो आपका जाने का कॉस्ट होता है, पर अगर आप प्राइवेट अगर फेरी लेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 हजार तक लग जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो गवर्नमेंट फेरी से ही जो है वो आइलैंड घूमने के लिए जाए। तो यहाँ पे अगर मैं मेन बात बोलूँ तो आप अगर गवर्नमेंट फेरी लेंगे तो आपको उसकी बुकिंग जो है वो 2 से 3 दिन पहले ही करनी पड़ेगी, तभी अभी आपको जो है वो बुकिंग मिल पाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप अंडमान या फिर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे उस दिन जो है आपको गवर्नमेंट फेरी की टिकट जो है वो निकलवा लेनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है गवर्नमेंट फेरी की टिकट जो है वो 2 से 3 दिन पहले ही जो है वो बुक कर ले। उन बचे हुए दिनों में जो है वो अंडमान की कुछ फेमस जगहें है वो घूम सकते हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आप जो है मेरीना चट्टी वापस जाकर वहां से फेरी लेकर जो है हैवलॉक आइलैंड की तरफ बढ़ सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि गवर्नमेंट शिप की जो टिकट्स है उसके लिए काफ़ी भीड़ होती है, तो आप जो है टिकट एडवांस में बुक कर ले और कुछ दिन अंडमान निकोबार की जो है वो प्लेसेस घूम के 2-3 दिन के बाद मेरीना चट्टी पे जाके वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट फेरी को लेके आप जो है वो हैवलॉक आइलैंड की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि आपको डे 1 तक मतलब जिस दिन आप अंडमान पहुंचे उस दिन क्या क्या करना है और हमको कहाँ कहाँ पे घूमना है। सो गाइस सबसे पहले जो वहाँ की फेमस जगह है वो है सेलुलर जेल, जो कि ब्रिटिश जमाने से वहाँ पे है। और यहाँ की एंट्री फी की बात करूँ तो आपको 200 रुपीज़ पड़ जाएगी और आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेने का जो है वो मौका मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेलुलर जेल जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके नाइट शो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप वहाँ पे जो है उनके लोकल मार्केट में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो अंडमान निकोबार की जो है वो जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अंडमान में कुछ म्यूजियम है उसका भी मज़ा ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड डे की। तो सेकंड डे में आप जो है वो जा सकते हैं रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड जो है एक काफ़ी ब्यूटीफुल जो है वो प्लेस है और वहाँ की ब्यूटी और वहाँ की जो प्लेस है वो आप घूम सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो है एक काफ़ी अच्छा बीच है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रॉस आइलैंड के लिए आपको जो जहाज लेनी पड़ेगी उसके लिए आपको एबेंडन चट्टी के पास जाना पड़ेगा और आपको एबेंडन चट्टी से जो है वो रॉस आइलैंड के लिए जो है वो शिप मिल जाएगी। सो गाइज आपको एबेंडन चट्टी से रॉस आइलैंड जाने की जो कॉस्ट है वो 600 से 700 रुपये पड़ेगी और आपको वहाँ पे एक जहाज की मदद से एबेंडन चट्टी से रॉस आइलैंड के लिए वो जहाज लेके जाएगा और उसकी कॉस्ट जो है वो 600 से 700 रुपये तक आपको पड़ सकती है। गाइज आपको डे 3 में हैवलॉक आइलैंड के लिए जो है प्रस्थान करना है और आप हैवलॉक आइलैंड में जो है वो मेरीना चट्टी से जो है वो जा सकते हैं। और हैवलॉक आइलैंड में आपकी कितने दिनों का स्टे रहेगा वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। गाइज अब बात करते हैं कि आपको हैवलॉक आइलैंड में कहाँ पे रुकना चाहिए। तो हैवलॉक आइलैंड में सबसे ज़्यादा नीट और क्लीन और सबसे अच्छा बीच जो है वो है राधानगर बीच। तो वहाँ पे आप अपना स्टे जो है वो कर सकते हैं। आप अगर राधानगर बीच पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे और अगर मैं होटल की कॉस्ट की बात करूँ तो आपको 2000 से लेके 3000 पर नाइट के हिसाब से जो है वो वहाँ पे होटल मिल जाएंगे। और वहाँ के जो होटल है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी सेफ माने जाते हैं।
सो गाइज आप अगर राधानगर के बीच पे अगर होटल लेते हैं तो वहाँ से होटल और बीच के अंतर जो है वो बहुत कम है और वहाँ पे आप पैदल भी बीच पे जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हैवलॉक का जो राधानगर बीच है वो एशिया का सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल जो है वो बीच है और उसके साथ साथ सबसे नीट एंड क्लीन जो है वो बीच माना जाता है। सो गाइज आप हैवलॉक आइलैंड जाके नेचुरल ब्यूटी और वहाँ पे जो भी कुछ खूबसूरत प्लेसेस है वहाँ पे विजिट करके फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हैवलॉक आइलैंड पे काला पत्थर बीच पे भी जा सकते हैं। काला पत्थर बीच जो है वो काफी फेमस है हैवलॉक आइलैंड का, तो यहाँ पे आप विजिट जरूर करें। गाइज आप काला पत्थर बीच पे भी है वो काफी सारा समय जो है स्पेंड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वाटर स्पोर्ट की, तो आप अगर वाटर स्पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एलिफेंटा बीच में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी में रुचि रखते हैं तो आपको जो है वो एलिफेंटा बीच पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है वो खूबसूरत प्लेसेस भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अब बात करते हैं कि मैंने जो है वो हैवलॉक आइलैंड के आपको जो है बीचेस बताए, वहाँ पे घूमने के लिए साधन क्या है। तो आप वहाँ पे ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं और वहाँ पे आप जो है वो एक एक आइलैंड को जो है वो कवर कर सकते हैं। वैसे हैवलॉक आइलैंड की बात की जाए तो वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है वो आइलैंड है। सो गाइज अगर आप हैवलॉक आइलैंड को कवर करने के लिए अगर ऑटो या टैक्सी का अगर यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं तो आप स्कूटी से भी जा सकते हैं, पर अगर आप फैमिली है तो आप हैवलॉक आइलैंड के लिए टैक्सी या फिर ऑटो जो है वो बुक कर सकते हैं। और अगर मैं स्कूटी की कॉस्ट की बात करूँ तो आपको 500 से 600 रुपये में जो है वो हैवलॉक आइलैंड पे जो है वो स्कूटी मिल जाएगा। गाइज आप हैवलॉक आइलैंड पे 1 नाइट एंड 2 डेज का स्टे बनाने के बाद आप जा सकते हैं नील आइलैंड की तरफ। सो गाइज आपको नील आइलैंड जाने के लिए आपको फिर से मेरिना चट्टी आना है और वहाँ पे आने के बाद शिप लेके आपको जाना है नील आइलैंड। सो गाइज आपको नील आइलैंड में जो है वो एक दिन में जो है आपका पूरा नील आइलैंड जो है कवर हो जाएगा। सो आप कम से कम एक दिन नील आइलैंड पे ज़रूर रुके, और अगर आप एक दिन भी नहीं रुकना चाहते तो आपका एक पूरे डे में जो है वो पूरा नील आइलैंड जो है वो कवर हो जाएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन नील आइलैंड ज़रूर रुके और वहाँ की जो है खूबसूरती आराम से जो है वो एंजॉय करें। और अब बात करते हैं कि आप नील आइलैंड पे कहाँ घूम सकते हैं और आपका साधन कौन सा होगा। सो गाइज नील आइलैंड पे जो है वो हमको काफ़ी सारे फेमस बीच दिख जाएंगे, पर वहाँ का सबसे फेमस बीच जो है वो है लक्ष्मणपुर बीच। तो गाइज आप लक्ष्मणपुर बीच पे भी जो है वो वाटर स्पोर्ट जो है एक्टिविटी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। तो अगर आप वाटर एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड है तो आप लक्ष्मणपुर बीच पे जो है वो वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर लक्ष्मणपुर बीच पे अगर रुकते हैं या फिर वहाँ पे विजिट करते हैं तो वहाँ का जो एक लुक है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा और उसके साथ साथ आपको हैवलॉक आइलैंड का भी एक दृश्य जो है वो वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप अगर लक्ष्मणपुर बीच में अगर स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल के जो है वो फैसिलिटी मिल जाएगी और उन होटल में जो है वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। और अगर होटल की कॉस्ट की बात करूँ तो वहाँ के होटल की कॉस्ट आपको 1000 से 2000 तक पड़ जाएगी। सो गाइज अब बात करते हैं कि आपको अंडमान में जो है वो खाने पीने की कैसी व्यवस्था होगी। सो गाइज आप जब पोर्ट ब्लेयर में विजिट करते हैं और स्टे करते हैं तो वहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे आपको खाने पीने की सभी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, वेज से लेकर नॉन वेज तक सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे हर तरह की फूड की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप अलग अलग फूड जो है वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अंडमान निकोबार जाने के बाद आप सी फूड भी जरूर एंजॉय करें। और अगर मैं अंडमान निकोबार में फूड की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा पड़ सकता है। अगर मैं एक बार का एक व्यक्ति का अगर फूड की बात करूँ तो आपको 200 से 400 रुपये लग सकते हैं और वो आप क्या ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अंडमान में अगर आप किसी भी आइलैंड पे जो है वो खाने पीने की बात करें तो आपको लगभग सेम रेट जो है वो पड़ जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे वेराइटी का फूड भी जो है वो आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ सी फूड भी आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार आना कैसे है और उसके साथ साथ आपको यहाँ कौन से मंथ में आना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ का वेदर
वेदर और यहाँ का मोबाइल नेटवर्क कैसा रहता है। गाइस अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मोबाइल नेटवर्क जो है वो आपके साथ लुका छुपी खेलेगा, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क की यहाँ पे थोड़ी कमतरता है। अगर आप अंडमान निकोबार जा रहे हैं और आपके पास अगर BSNL सिम है तो वो आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार में जो है वो BSNL सिम की जो है वो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ हैवलॉक और नील आइलैंड में तो वहाँ पे जो है वो नेटवर्क की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी लो है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पास एक BSNL का सिम रखें और उसको वहाँ पे लेके जाए। आपको वहाँ पे BSNL सिम की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाएगी। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो है कुछ होटल ऐसे है जहाँ पे वाईफाई की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी, तो आपको वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर देंगे। और बात करूँ मैं कि आपको अंडमान निकोबार जाने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है, तो आप मानसून को छोड़ के किसी भी सीज़न में जो है वो अंडमान निकोबार जा सकते हैं, क्योंकि अगर मानसून में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेस जो है वो बीच है, और वहाँ पे अगर बारिश में आप जाएंगे या फिर मानसून में जाएंगे तो आपको घूमने के लिए काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर मानसून को छोड़ के किसी भी सीज़न में वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस आप वहाँ पे ले सकते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून को छोड़ के किसी भी सीज़न में जो है वो अंडमान निकोबार को है जो विजिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर अंडमान निकोबार को विजिट करना चाहते हैं तो आप समर या विंटर को ही प्रेफर करें, क्योंकि मानसून की वक्त वहाँ पे जो है वो काफ़ी बारिश होती है। तो आप समर या विंटर में जो है वो अंडमान निकोबार को जो है वो विजिट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार में आपको मोस्टली नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड जो है यही खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिलेगी। सो गाइस अंडमान निकोबार में जो है वो नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड ये मोस्टली विजिटेड प्लेसेस है, और उसके साथ साथ भी काफ़ी सारे प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। पर आपको ये याद रखना होगा कि आप जितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे उतने दिन का आपका जो है वो खर्चा बढ़ता जाएगा। सो आप अगर एक बजट ट्रिप अंडमान निकोबार की करना चाहते हैं, सो आप अगर अंडमान निकोबार की जो है वो बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो प्लेसेस बताई है आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और ये जो है मोस्टली रिकमेंडेड जो है वो प्लेसेस है। और हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड जो है वो टूरिस्ट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ भी काफ़ी सारे जो है वो आइलैंड आपको वहाँ पे दिख जाएंगे और काफ़ी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस भी आपको दिख जाएगी। पर आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे जो है वो रुक सकते हैं। और अगर आप अंडमान में मैंने जो बताया उसके अलावा भी कुछ आइलैंड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके अलावा भी यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड नाम का एक काफ़ी जाना माना आइलैंड है, पर आपको उसके लिए आपका जो है वो स्टे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और आपका बजट भी है वो थोड़ा बढ़ सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अंडमान निकोबार का प्लान जो है वो कम से कम 4 से 5 दिन का बनाए, और अगर आपका बजट थोड़ा बड़ा है तो आप 1 हफ्ते तक भी वहाँ पे रुक सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है काफ़ी सारी जगहों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अंडमान निकोबार में जितने दिन ज़्यादा स्टे करेंगे उतने दिन का आपका खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो है वहाँ के प्लेसेस को जो है वो कवर करें। तो गाइज अभी बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लगेगा। सो गाइज यहाँ पे जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ वो मैं आपको टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी फ्लाइट का हो गया, खाने पीने का हो गया, उसके साथ साथ आपके होटल का हो गया, उसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। तो ये सभी कॉस्ट ऐड करके मैं आपको एक टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ। सो ये सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके मैं आपको टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ। सो गाइज अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अगर टोटल एक व्यक्ति की बात करूँ तो आपको खाने पीने, होटल, फ्लाइट्स और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक व्यक्ति का खर्चा जो है वो 20 से 25 हज़ार तक का लग सकता है, अगर आप कम से कम खर्चे में अंडमान निकोबार घूमना चाहते हैं। और अगर आपका बजट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप 50 से 60,000 रुपीज़ में एक व्यक्ति के लिए खर्चा कर सकते हैं। सो गाइज अगर मैं अंडमान निकोबार 2 लोगों की घूमने की बात करूं और कॉस्ट की बात करूं तो आपको 60 से 70 हज़ार तक का खर्चा जो है वो अंडमान निकोबार में 2 लोगों को घूमने के लिए लग सकता है। उसके साथ साथ इस कॉस्ट में मैंने फ्लाइट, आपके मील्स और उसके साथ साथ होटल और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ऐड की है। तो आप अगर 2 लोग मिल के अंडमान निकोबार को विजिट करना चाहते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट जो है वो 70 से 80 हज़ार तक का पड़ जाएगा। और उसके साथ साथ
ये इसमें आपके सारे प्लेसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आप बजट ट्रिप अंडमान निकोबार की करना चाहते हैं तो आप 70 से 80 हज़ार में बजट ट्रिप अंडमान निकोबार की कर सकते हैं। इसमें आपकी फ्लाइट, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ जो है आपको प्लेस कवर करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, वो भी इंक्लूड है। सो आप मिनिमम खर्चे में जो है वो अंडमान निकोबार अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है उनको थोड़ी बहुत मदद हो सके।